प्रफुल्ल बिल्दौरे, ऑल्सो नोन एज एमबीए चाय वाला, एक ऐसा आदमी जो कि अपने मोटिवेशन स्पीचेस से लोगों के रगों में आग दोहराने का काम करता था। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया पे स्टार्टअप वर्ल्ड को एक नया बूस्ट दे दिया था, आज एक फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, पर आज हम यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल पे डिस्कस करेंगे। क्यों प्रफुल्ल बिल्दौरे के एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी के आउटलेट्स आज बंद हो रहे हैं। मैंने इस बिजनेस मॉडल को कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया, तो चलिए देखते हैं। हाई फ्रेंचाइजी कॉस्ट फॉर चाय बिजनेस। एक 700 से 800 स्क्वायर फीट का एक आउटलेट खोलने के लिए एमबीए चाय वाला 10 से 12 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी फी ले रहा था। 15 से 20 लाख रुपए एमबीए चाय वाले को इक्विपमेंट एंड अदर रॉ मटेरियल्स के लिए देना पड़ रहा था, इंटीरियर कॉस्ट प्लस किचन सेटअप। 7 से 8 लाख रुपए रॉ मटेरियल्स प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स पे दे रहा था। एंड अगर एक आदमी को एक आउटलेट खोलना भी पड़े तो कम से कम उसे 35 से 40 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक आउटलेट खोलने के लिए। वो सेलर इतना पैसा रिकवर कहां से करेगा? उसका मंथली इनकम कम से कम 5 लाख रुपए का होना चाहिए, जहां पर बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे एम्प्लॉय सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्सेट्रा चीजें काट कर कम से कम उसका मंथली प्रॉफिट 3.5 लाख जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके इतना पैसा उसका रिकवर होगा। फॉल्स सेल प्रोजेक्शंस। एमबीए चावल के अनुसार उसका डेली का सेल 10 से 15 हजार का होगा, ये एमबीए चावल ने प्रॉमिस किया था। पर ऐसे आउटलेट्स ऐसे भी है जहां पे 600 रुपए पर डे का सेल हो रहा है, इसीलिए वो आउटलेट आज बंद हो गया है। एंड इसी वजह से अगर एक आदमी पैसा रिकवर भी करना चाहिए तो उसका डेली का सेल 15 से 20 हजार रुपए से भी होना चाहिए, तब जाके ये 40 लाख रुपए उसका रिकवर होगा। एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स सप्लाई। केएफसी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, अगर आप इनके फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको इनके ही प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा, आपको इनके ही इंग्रेडिएंट्स को यूज करना पड़ेगा। एंड हालांकि ये बात एकदम सेंस बनाता है क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है। पर प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो प्रोडक्ट्स या जो इंग्रेडिएंट्स मार्केट में कम दाम में मिल रहा है, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का, एमबीए चाय वाला उसे डबल प्राइस में बेच रहा था। एंड ये भी एक प्रॉब्लम है प्रॉफिट जनरेशन में। लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो एंड अगर आप वहां पे 1000 रुपीज का शॉपिंग करते हो तो फिर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा 1000। एंड एमबी चाय वाला में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ का चाय यहाँ पे 20 से 30 रुपए में शुरुआत होता है एंड स्पेशल टी यहाँ पे 70 से 90 रुपए में शुरुआत होता है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप 2-3 दोस्त मिलके जाके अगर आप एमबीए चाय वाले के शॉप पे जाके या फिर आउटलेट में जाके अगर चाय पीते हो एंड साथ में कुछ स्नैक्स खा भी लेते हो तो फिर आपका कम से कम बिल 150 से 200 रुपए का आता है, जो कि बहुत कम है एज एन ऑर्डर वैल्यू। वहीं पर अगर आप 70 से 90 रुपए के चाय बात करो तो अगर ये अर्बन सिटीज में टारगेट किया जाए तो लोग 70 से 90 रुपए का चाय नहीं अफोर्ड कर सकते एंड 70 से 90 रुपए का चाय पीने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है। तो वहीं पे भी एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू लो हो जाता है क्योंकि कस्टमर्स बहुत कम होते हैं जो स्पेशल टी को प्रेफर करते हैं। एंड जो साथ में जो स्नैक्स एंड अगेंस्ट कैटेगरीज है वो बहुत ज्यादा यूजलेस है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बिकते ही नहीं है। सबसे ज्यादा टारगेटिंग प्रोडक्ट चाय है क्योंकि एमबीए चाय वाला का नाम ही एमबीए चाय वाला है, तो मोस्ट सेलिंग कमोडिटी चाय है। एंड कस्टमर्स के एक्विजिशन के हिसाब से अगर कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स का एवरेज वॉल्यूम कम ही होगा क्योंकि 20 से 30 रुपए का चाय अगर अफोर्ड किया जाए एंड साथ में अगर कुछ स्नैक्स ना भी लिया जाए तो फिर 2-3 दोस्त मिलकर जाने के बाद कम से कम 50 से 60 रुपीज के अंडर में आपका चाय का बजट हो जाता है। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट जनरेशन एकदम ही कम हो जाता है। नो हीरो प्रोडक्ट। अगर आपके एसक्यू में या फिर आपके मेन्यू में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो फिर उस प्रोडक्ट में से एक या दो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा सेलिंग होना चाहिए। पर अगर हम एमबीए चाय वाला की केस के बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे चाय एक सिंपल कमोडिटी है, तो ये सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट नहीं हो सकता। एंड अगर आप उसमें ही अगर चाय या कुछ उसके साथ कुछ स्नैक्स की बात करें तो फिर वो ना के बराबर बिकते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कोई भी यूएसपी नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है प्रॉफिट जनरेशन का। आफ्टर सेल्स सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे कोई डिस्कशन करना चाहते थे कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, तो फिर आप सामने से रिस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा डिले थे और अगर रिस्पॉन्स आ भी जाते थे तो फिर वो रिस्पॉन्सेस कोई काम के नहीं थे। एंड 4-5 महीने के बाद ये रिस्पॉन्सेस आते थे। सो आफ्टर सेल्स के बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था एक ओनर को एक आउटलेट चलाने के लिए। इसी वजह से आउटलेट आज बंद हो रहा है। ब्रोकन यूनिट्स इकोनॉमिक्स। अगर आप चाय की यूनिट्स इकोनॉमिक्स निकाले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट और फिर रॉ मटेरियल के कॉस्ट से ये मॉडल बिजनेस इतना ज्यादा बैठ रहा था कि
आप 20-30 रुपए के चाय बेच के कोई भी प्रॉफिट जनरेट करने वाले नहीं थे जो कि इतना पैसा को रिकवर कर सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है आउटलेट के बंद होने का, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि 20-30 रुपए के चाय बेच के आप 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ सकते। 40 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट जो किया है वो रिकवर करना इतना आसान नहीं था। इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये बिजनेस मॉडल इंडिया में सुइटेबल ही नहीं है। हाँ, क्यों ये ग्रोथ हुआ? क्योंकि इमोशंस के चक्कर में, लोग इमोशंस के चक्कर में ये सब खरीद गए। इमोशंस के चक्कर में लोगों ने फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया। आज इंडिया में प्रफुल्ल बिलोरे एक टाइम पे इतना ज्यादा फेमस हो गया था, लोगों का एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बन चुका था। इसी वजह से लोगों ने सोचा कि उसके फ्रेंचाइजी लेने से उनको भी प्रॉफिट होगा, पर वो लोग बहुत गलत थे। फ्रेंचाइजी लेने के समय आपको सब चीजें देखना पड़ता है कि कैसे एक उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। आपको ऐसे ही नहीं लेना है कि कोई भी फ्रेंचाइजी उठा के ले लिया क्योंकि वो आदमी फेमस है, वो आदमी इंडिया में उसका फैन फॉलोइंग ज्यादा है या फिर कोई भी वर्ल्ड में उसका फैन फॉलोइंग बेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रोडक्ट्स या फिर उसका जो फ्रेंचाइजी है वो बिकेगा एंड उसका प्रोडक्ट्स हर दिन आपको सेल्स होगा कि आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजी खरीदने के समय भी आपको अच्छे से बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। समझने के बाद ही आपको उसके फ्रेंचाइजी को लेना चाहिए। तो वीडियो को आज हम यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहूंगा कि जिंदगी आपका है, डिसाइडिंग फैक्टर भी आपका है। आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो पहले एग्जामाइन करो एंड उसके बाद डिसाइड करो। थैंक यू।